हेलो स्टूडेंट, बॉटनी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम जो बॉटनी के अंदर पढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बॉटनी का एक पेपर है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की यदि हम बात करें तो प्लांट टिश्यू को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक तो था मेरिस्टेम, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, यानी जिसको स्थायी उत्तक बोलते हैं। हमने मेरिस्टेम के बारे में पीछे के जो वीडियो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिया। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आज का जो हमारा वीडियो है, आज की जो हमारी क्लास है, वो मुख्य रूप से जो रिलेटेड है वो है परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी उत्तक। परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। और स्थायी उत्तक जो होते हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। स्थायी उत्तकों को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो सरल स्थायी उत्तक, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक तो सरल स्थायी उत्तक और दूसरे क्या हैं? जटिल स्थायी उत्तक। याद रह जाएगा आपके। परमानेंट टिश्यू है उसको कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। यानी कि स्थायी उत्तक जो हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। अब हम सरल स्थायी उत्तकों की बात करें। सरल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं? जिनकी कोशिकाएं जो होती है उत्तकों की, उनकी कोशिका या उत्तकों की जो उत्पत्ति और संरचना जो होती है वो समान होती है। जिनकी कोशिकाओं की या जिन उत्तकों की जो कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति और संरचना, उत्पत्ति एवं संरचना समान प्रकार की, एक जैसी कोशिकाओं से जो उत्तक बनते हैं, जिन प्रकार की जो इस उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं होंगी उनकी उत्पत्ति और संरचना समान होंगी, तो इस प्रकार के जो उत्तक होंगे वो क्या हो जाएंगे? सरल स्थायी उत्तक होंगे। और सरल स्थायी उत्तकों को तीन भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तीन भागों में। एक तो होता है पहला पेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा और तीसरा जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा। हिंदी में यदि बात करें तो ये जो पेरेन्काइमा जो होता है इसको बोलते हैं मृदुतक। पेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं? मृदुतक। पहला जो पेरेन्काइमा है वो मृदुतक है। दूसरा जो है कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा को बोलते हैं स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। और तीसरा जो है यहां लिखा है हमने स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक। समझ में आ गया? तो तीन प्रकार के उत्तक होते हैं जो परमानेंट टिश्यू के अंदर हम यदि सरल स्थायी उत्तकों की बात करें, यानी कि स्थायी उत्तकों के अंदर सरल स्थायी उत्तकों की बात करें तो तीन है उसमें, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यानी कि मृदुत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। इसमें सबसे पहला जो है वो पेरेन्काइमा है। सबसे पहला क्या है? पेरेन्काइमा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदुत्तक। अब देखो मृदुत्तक होता कैसा है इसके बारे में हम पढ़ते हैं यहां पर कि मृदुत्तक जो है वो मूल रूप से होता कैसा है। तो नई हेडिंग लिखते हैं हम, मृदुत्तक या पेरेन्काइमा। मृदुत्तक या पेरेन्काइमा कैसा होता है? मृदुत्तक जो है कैसा होगा? जिस प्रकार की इनकी सेल होती है, यानी कि सेल्स कई मिलकर के मृदुत्तक का निर्माण करती है, तो हम प्रत्येक सेल की यदि बात कर लें तो हमें पता चल जाता है कि जो पेरेन्काइमा है वो कैसा होता है। मृदुत्तक जो होता है उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं। मृदुत्तक जो होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पतली भित्ति वाली होती हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस प्रकार की जो आकृति बनाएगा वो कौन बनाएगा? मृदुत्तक बनाएगा। यानी कि इस प्रकार की कोशिकाएं जिसके अंदर पाई जाती है। मृदुत्तक के अंदर रिक्तिका पाई जाती है। मृदुत्तक जो है उसके अंदर रिक्तिका, ये बना दी हमने रिक्तिका। मृदुत्तक के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये रे इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, यानी कि कोशिकाओं के बीच के अंदर जो स्पेस पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। इसको हम लिख सकते हैं सेल वाल, यानी कि प्रत्येक सेल की जो वाल है ये जो है इसको लिख सकते हैं वैक्यूल्स, यानी कि रिक्तिका।
और ये क्या हो गए, इंट्रासेल्यूलर स्पेस। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर, अब देखो मृदुत्वक जो कोशिकाएं होती हैं, इन मृदुत्वक कोशिकाओं का मुख्य रूप से काम क्या होता है, या इसमें केंद्रीय बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जो केंद्रीय रिक्तिका है उसके अंदर क्या भरा होता है, तो मृदुत्वक जो होता है उसके अंदर जो केंद्रीय रिक्तिका होती है उसमें होता है स्टोरेज फूड। क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है। अब ध्यान रखने योग्य बात है, मृदुत्वक का मुख्य कार्य ही भोजन का संग्रह करना होता है। स्टोरेज फूड यानी कि भोजन संग्रह, ये प्रश्न अच्छी तरह से याद रखना। मृदुत्वक का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रह करना होता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है अपवाद स्वरूप, कुछ कोशिकाएं मृदुत्वक की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो भोजन संग्रह तो करती हैं, इसके अलावा उन कोशिकाओं की जो रिक्तिकाएं वगैरह होती हैं उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। अपशिष्ट पदार्थ, मृदुत्वक की वे कोशिकाएं जिनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाता है उन कोशिकाओं को इडियोब्लास्ट कहा जाता है। इडियोब्लास्ट, उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इडियोब्लास्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इडियोब्लास्ट क्या होता है। क्या लिखना है आपको कि मृदुत्वक की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं मृदुत्वक की ऐसी होती हैं जो अपवाद स्वरूप अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करती हैं, और अपशिष्ट पदार्थ युक्त मृदुत्वक कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इडियोब्लास्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेना आप। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें, जैसे मान लीजिए रेजिन हो सकता है, उसमें गम हो सकता है, गोंद, टेनिन्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकते हैं, यानी रेजिन, गम, टेनिन, ऑयल्स, क्रिस्टल्स। तो ये जो चीजें हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी ये मृदुत्वक कोशिकाओं के अंदर। तो मृदुत्वक कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर इकट्ठी होकर के उस कोशिका का रूप परिवर्तन हो जाएगा, और उस कोशिका को हम क्या कहेंगे, इडियोब्लास्ट कहा जाता है। अब देखो मृदुत्वक जो हैं ये मुख्य रूप से जो होता है ये आधारभूत उत्तक होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मृदुत्वक को क्या कहते हैं, मुख्य रूप से आधारभूत उत्तक कहते हैं। क्यों कहते हैं आधारभूत उत्तक, इसलिए कहते हैं कि ये जो उत्तकों का निर्माण हुआ प्लांट्स में उसमें सर्वप्रथम इसका ही निर्माण हुआ। सर्वप्रथम जिसका निर्माण हुआ, सर्वप्रथम जो निर्माण है वो मृदुत्वक का हुआ। और हम यदि बात करें तो मृदुत्वक यानी कि उत्तकों का निर्माण जहां से शुरू हुआ तो ब्रायोफाइटा से मृदुत्वक प्रेजेंट हैं। ब्रायोफाइटा जो प्लांट ग्रुप हैं उससे मृदुत्वक उपस्थित हैं, और ब्रायोफाइटा जो हैं वो उसका पूरा शरीर ही, पूरी जो प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफाइटा की पूरी प्लांट बॉडी किसकी बनी होती है, पेरेन्काइमा की, यानी कि मृदुत्वक की बनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आधारभूत उत्तक है, क्योंकि उत्तकों का निर्माण हुआ वो सबसे पहले कार्य की दृष्टि से देखें, विकास की दृष्टि से देखें तो सबसे आधारभूत और आदिम प्रकार का, आधारभूत और आदिम प्रकार का, आदिम यानी कि प्राइमिटिव टाइप का, आदिम प्रकार का उत्तक है। तो आप हम परमानेंट टिश्यू की यदि बात करें तो उसमें जो सरल स्थायी उत्तक है उसमें सबसे पहला जो पेरेन्काइमा है, मृदुत्वक के बारे में कई चीजें हमारे सामने आ गई। मृदुत्वक के बारे में पूछते हैं, मृदुत्वक आधारभूत उत्तक है, सबसे पहले बनने वाला उत्तक है, कार्य की और विकास की दृष्टि से सबसे पुराना उत्तक है, और ब्रायोफाइटा जो है उसका पूरा शरीर ही, जहाँ से उत्तकों का निर्माण शुरू हुआ वो सारा शरीर ही ब्रायोफाइटा का जो है मृदुत्वक का बना होता है। उसके बाद ऐसे पूछते हैं कि मृदुत्वक कैसा होता है। मृदुत्वक की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रकार रिक्तिका युक्त और साथ में अंतरकोशिकीय स्थान जो पाए जाते हैं कोशिकाओं के अंदर, और मृदुत्वक की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओनली जो प्राइमरी जो है पतली सी प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल जो होती हैं वो उसमें प्रेजेंट होती है। फिर मृदुत्वक के अंदर नया प्रश्न क्या बनता है, ये बनता है कि मृदुत्वक की कोशिकाएं क्या काम करती है, या उल्टा पूछ लेते हैं कि भोजन संग्रह कहाँ पर होता है। तो भोजन संग्रह का कार्य जो पौधों के अंदर कौन करता है, मृदुत्वक करता है, यानी कि पेरेन्काइमा करता है। लेकिन भोजन संग्रह के स्थान पर यदि कुछ मृदुत्वक कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनका संग्रह करना शुरू कर दे, जैसे अपशिष्ट पदार्थ जैसे रेजिन है, गम हैं, टेनिन्स हैं, ऑयल हैं, क्रिस्टल हैं, इस प्रकार के यदि कुछ अपशिष्ट पदार्थ
पेरेन्काइमा की कोशिका में इकट्ठे हो जाएंगे तो उस कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, एडियोब्लास्ट कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो पेरेन्काइमा है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, पेरेन्काइमा कैसा होता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद क्या है कि पेरेन्काइमा के रूपांतरण हम देखें। जो पेरेन्काइमा ऊतक है उसकी कोशिकाएं यदि रूपांतरित हो जाएं, सामान्यतः हम यहाँ पर पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था, यदि पेरेन्काइमा की कोशिकाएं रूपांतरित हो जाएं तो अलग अलग प्रकार का पेरेन्काइमा बना लेते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पेरेन्काइमा या मृदुतक के रूपांतरण, मृदुतक के रूपांतरण कि पेरेन्काइमा यदि रूपांतरित हो जाए, मृदुतक यदि रूपांतरित हो जाए तो वो क्या चीजें बना लेगा। पेरेन्काइमा मुख्य रूप से रूपांतरित होकर के सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है प्रोसेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा या जिसको बोलते हैं दीर्घ मृदुतक, दीर्घ मृदुतक, यानी कि इस प्रकार का रूपांतरण हो जाए। जैसे पेरेन्काइमा की सामान्यतः कोशिकाएं हम कैसे देखते हैं, ये होती है पेरेन्काइमा की कोशिकाएं, लेकिन इस कोशिकाओं में इस प्रकार रूपांतरण हो जाए कि ये कोशिकाएं यदि नुकीली शिलों वाली और लंबी हो जाएं, दीर्घीकृत हो जाएं नुकीली शिलों वाली, तो इस प्रकार की कोशिकाएं जिस ऊतक का निर्माण करेगी उसे कहेंगे दीर्घ मृदुतक। वास्तव में तो मृदुतक ही हैं, लेकिन इसका रूपांतरित हो गई कोशिकाएं या इस ऊतक ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया तो इस प्रकार बन जाता है। जैसे इस प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से जैसे जड़ों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जड़ों के अंदर जो पेरेन्काइमा यानी कि मृदुतक का प्रकार होता है या रूपांतरण होता है वो क्या हो जाता है, फिर दीर्घ मृदुतक हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप है वो है एरेन्काइमा। इसका जो सेकंड टाइप है वो है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो है इसको हिंदी में कहते हैं वायुतक। वायुतक की कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी रूपांतरित होकर के, वास्तव में क्या होती है, मृदुतक की होती है। मृदुतक की कोशिकाएं रूपांतरित होकर के यदि इस प्रकार गोलाकार ऊतकों का गोलाकार होकर के कोशिकाएं और इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएं कि उन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित हो जाएं, तो इस प्रकार पेरेन्काइमा या मृदुतक का जो रूपांतरण होता है वो क्या कहलाता है। इस प्रकार का जो मृदुतक रूपांतरण है उसको क्या बोलेंगे हमें, एरेन्काइमा। और याद रखना एरेन्काइमा के अंदर यहाँ पर एयर चेंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एयर चेंबर। एरेन्काइमा के अंदर एयर चेंबर बन जाते हैं, यानी कि वायु कोश बन जाते हैं। ये वायु कोश मुख्य रूप से जैसे जलोद्भिद हैं, हाइड्रोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट जो होते हैं उसकी लीफ के अंदर इस प्रकार के वायु ऊतक पाए जाते हैं। इसलिए हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो जल के ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि उसके अंदर वायु ऊतक जो कि एक रूपांतरण है किसका, मृदुतक का रूपांतरण है, वो उसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती हैं कि ये पत्तियां आसानी से जल के ऊपर तैरती रहती हैं। तो पहला प्रकार प्रोसेनकाइमा, दूसरा रूपांतरण या प्रकार जिसका एरेन्काइमा, तीसरा जो है वो है सैटेलाइट। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है सैटेलाइट पेरेन्काइमा। सैटेलाइट पेरेन्काइमा जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं ताराकार मृदुतक। ये भी मृदुतक का एक रूपांतरण है। इसमें क्या हो जाता है, इसके अंदर जो ताराकार है इसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स इस प्रकार स्टार शेप बन जाएंगी। वो सेल्स क्या हो जाएंगी, स्टार शेप हो जाएंगी। ये सेल एक स्टार शेप हो जाएंगी और ये आपस में दूसरी सेल से ऐसे जुड़ जाती हैं। ये जो प्रकार बनाया ये एक किसका प्रकार है, ये सैटेलाइट पेरेन्काइमा का है। इसके अंदर भी ये यहाँ से जुड़ी हुई हैं, ये यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो इस प्रकार जुड़ करके ये कोशिकाएं बनाती है। ये जो बीच में कोशिकाओं के बीच में ये जो स्थान बन गया, ये यहाँ पर भी एयर चेंबर बनते हैं, यहाँ पर भी एयर चेंबर, यानी कि जिस प्रकार एरेन्काइमा के अंदर एयर चेंबर बने थे वैसे सैटेलाइट पेरेन्काइमा के अंदर भी
एयर चेंबर बनते हैं, लेकिन ये जो एयर चेंबर बनते हैं वो कम विकसित होते हैं। एयर चेंबर जो होते हैं उसको हम लिख सकते हैं ये कम विकसित होते हैं। इस प्रकार के जो एयर चेंबर हैं ये कम विकसित हैं, ये ज्यादा विकसित हैं। तो जो मृदुतक है उसके रूपांतरण में पहला क्या था, प्रोसेनकाइमा या दीर्घ मृदुतक, जिसकी कोशिकाएं नुकीली सिरों वाली बन जाती है जैसे जड़ों में होता है। दूसरा जो रूपांतरण था वो एरेनकाइमा, जो वायुतक होता है, जो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनकी पत्तियों के अंदर पाया जाता है। एयर चेंबर बन जाते हैं, गोलाकार कोशिकाएं रूपांतरित होकर के गोलाकार हो जाती हैं मृदुतक की कोशिकाएं। सैटेलाइट पेरेनकाइमा या ताराकार मृदुतक होता है, उसके अंदर तारे की आकृति की कोशिकाएं, इस प्रकार कोशिकाएं जो होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, यानी कि शाखित कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर भी एयर चेंबर बनते हैं, लेकिन वो कम विकसित होते हैं। उसके बाद पेरेनकाइमा का जो चौथा प्रकार है, इसमें सैटेलाइट पेरेनकाइमा तीसरा प्रकार था, जो चौथा प्रकार है या चौथा जो रूपांतरण है उसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जैसे नाम से स्पष्ट है, क्लोरेनकाइमा बोलते हैं हरित मृदुतक। हरित मृदुतक, हरित मृदुतक क्या करता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है हरित मृदुतक। हरित मृदुतक का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरित मृदुतक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान रखना, हरित मृदुतक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के आधार पर और इस हरित मृदुतक के अंदर जो मृदुतक की कोशिकाएं हैं वो रूपांतरित किस प्रकार हुई, इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। हरित मृदुतक को दो भागों में बांटा गया, एक तो पहले से टिश्यू और दूसरा जो है इसका प्रकार वो है स्पॉन्जी टिश्यू। दूसरा जो प्रकार है वो है स्पॉन्जी टिश्यू। अब देखो ये जो हरित मृदुतक है, हरित मृदुतक के अंदर दो हैं, पहले से टिश्यू और स्पंजी टिश्यू। पहले से टिश्यू जो होता है उसकी कोशिकाएं ऐसे खंभाकार होंगी, अर्थात लगातार जैसे पहली कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन कोशिकाएं जो हैं इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। जैसे ये सेल है ना, दूसरी ये सेल है, ये इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। जबकि स्पंजी सेल्स होती हैं उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो दूर दूर होती हैं, अर्थात इनके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये हम किसका रूपांतरण पढ़ रहे हैं, मृदुतक का। मृदुतक के हम क्लोरेनकाइमा की यदि बात करें तो इस प्रकार है। हरित मृदुतक जो क्लोरेनकाइमा के आधार पर ही पहले से टिश्यू और स्पंजी टिश्यू है, पहले से टिश्यू के अंदर क्लोरेनकाइमा जो है उसके अंदर हरित जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट जो इसको मैं छोटे छोटे डॉट्स में दिखा रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी संख्या हरित मृदुतक जो पहले से टिश्यू है जिसको हम खम्भ उत्तक कहते हैं उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। इसे बोलते हैं खम्भ उत्तक। हिंदी के अंदर पहले से टिश्यू क्या बोलते हैं, हमें खम्भ उत्तक बोलते हैं। तो खम्भ उत्तक की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। जबकि यहाँ जो है ये स्पॉन्जी ढीला ढाला उत्तक होता है और इसके अंदर क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान, जो कोशिकाएं हैं उनके बीच के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये जो होते हैं खम्भ उत्तक या पहले से उत्तक, ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाते हैं और साथ के अंदर यहाँ पर जो यदि हम बात करें वायु का आदान प्रदान, वायु का विनिमय जो है उसकी दर को भी घटाते हैं, क्योंकि पास पास होते हैं, इसमें रिक्त स्थान नहीं होते। जबकि ये जो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है उसको भी बढ़ाते हैं और वायु जो विनिमय है, वायु का आदान प्रदान है, उसकी दर को भी ये बढ़ाते हैं। तो ये जो हम आज जो ये एक छोटी सी क्लास थी, या हम बात करें कि छोटा सा जो टॉपिक था उसके अंदर हमने बात की मुख्य रूप से टिश्यू। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने के बाद क्या होगा कि आपको अच्छी तरह से ध्यान आ जाएगा। हमने टिश्यू शुरू में शुरू की थी क्लास, जिसके अंदर हम प्लांट टिश्यू की बात की थी। प्लांट टिश्यू जो है पादपों के अंदर पाए जाते हैं, और प्लांट टिश्यू जो शब्द है वो ग्रीव ने दिया था, और ग्रीव नामक जो वैज्ञानिक है उसको क्या कहते हैं, हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। उसके बाद कार्ल नेगेली आया। कार्ल नेगेली के अंदर ने पादप उत्तक जो है उसको दो भागों में बांटा था। हमने पढ़ा था कि एक तो मेरिस्टेम था और दूसरा क्या था, परमानेंट टिश्यू था। मेरिस्टेम की हमने चर्चा की थी कि जिसका सेल साइकिल लगातार चलता रहता है उसे विभजोतक कहते हैं, यानी उसका सेल साइकिल लगातार चलता रहता है। विभजोतक
कोशिकाएं जो होती हैं वो कंटिन्यू सेल डिवीजन करती हैं। और दूसरा तो कार्नेगी के अनुसार था परमानेंट टिश्यू, यानी कि जिसका सेल साइकिल चलता नहीं है, जिसका G0 अवस्था के अंदर सेल साइकिल रुक जाता है, अर्थात उसको जो जीवन अवस्था है उसको G0 अवस्था कहते हैं। उसके बाद हम वापस यदि मेरिस्टेम की बात करें विभज्योतक की, तो विभज्योतक की कोशिकाओं की हमने बात की थी कि किस प्रकार होती हैं विभज्योतक की कोशिकाएं। पतली सिरों वाली, पतली भित्ति वाली होती हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लास्टिड पाया जाता है। भोजन का जो संग्रह जो होता है वो इसमें जो मेरिस्टेम है उसमें भोजन का संग्रह नहीं रहता, स्टोरेज फूड नहीं रहता, उसकी उपपचय दर तेज होती है। ऐसी कई चीज़ें मेरिस्टेम के बारे में पढ़ी। फिर मेरिस्टेम का हमने वर्गीकरण किया था कि मेरिस्टेम जो होता है यानी कि विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम होता है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, शीर्ष से नीचे वाले भाग में पाया जाता है। उसके बाद जो हमने लेटरल मेरिस्टेम की बात की कि लेटरल मेरिस्टेम जो पार्श्व भागों में पाया जाता है। जो शीर्ष भाग में पाया जाता है उसकी हमने बात की थी कि पौधे जो होते हैं जो शीर्ष भाग में पाया जाता है तो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, और लंबाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? प्राथमिक वृद्धि कहलाता है प्लांट्स की। और उसके बाद हमने ये कहा था कि जो लेटरल मेरिस्टेम है पार्श्व विभज्योतक वो पौधे के पार्श्व भाग में यानी कि मोटाई में या चौड़ाई में वृद्धि करवाता है, और किसी भी पादप अंग या पादप की चौड़ाई में या मोटाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। लेटरल मेरिस्टेम के हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे। लेटरल मेरिस्टेम के अंदर जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पढ़ा था, एक हमने मार्जिनल मेरिस्टेम पढ़ा था कि जो पार्श्व विभज्योतक होता है, जैसे पत्तियां बढ़ती हैं तो पत्तियों का आकार बढ़ता है, पत्तियों का आकार बढ़ने का कारण जो होता है वो मार्जिनल मेरिस्टेम होता है, सीमांतीय विभज्योतक। और वास्तव में मार्जिनल मेरिस्टेम होता क्या है? लेटरल मेरिस्टेम होता है। उसके बाद हमने ये चर्चा की थी कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल ही है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या करती है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। इससे भी पादप अंग की जो मोटाई जो होती है उसमें वृद्धि होती है। यहाँ तक हमने पीछे कर लिया था इसके बारे में। ये जो थे ये मेरिस्टेम का पार्ट्स था। दूसरा जो कार्नेगी के अनुसार दूसरा जो पार्ट था वो हमने पढ़ा था कि स्थायी उत्तक होते हैं। स्थायी उत्तक जो होते हैं उनकी जो सेल साइकिल है वो रुक जाता है, यानी कि जीवन अवस्था में रुक जाता है, उसको हम स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो था यानी कि सरल प्रकार के परमानेंट टिश्यू, और एक थे जटिल प्रकार के परमानेंट टिश्यू। जो सरल प्रकार के जो स्थायी उत्तक हैं उसके अंदर हमने पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात करी। यदि हम हिंदी में बात करें तो पेरेन्काइमा यानी कि मृदुत्तक, कोलेन्काइमा यानी कि दृढ़ उत्तक, कोलेन्काइमा यानी कि स्थूलकोण उत्तक, और जो स्क्लेरेन्काइमा है उसको दृढ़ उत्तक कहा। जटिल उत्तकों की, जटिल स्थायी उत्तकों की बात करें तो उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने आज जो पेरेन्काइमा जो था, प्रथम जो हमने सरल स्थायी उत्तक की बात करें उसमें पेरेन्काइमा था यानी कि मृदुत्तक था। मृदुत्तक के बारे में पढ़ा कि मृदुत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार होती हैं, और मृदुत्तक के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। मृदुत्तक की कोशिकाओं के अंदर रिक्तिकाएं होती हैं। मृदुत्तक की कोशिकाएं के अंदर केंद्रीय जो रिक्तिका होती है उसके अंदर स्टोरेज फूड भरा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मृदुत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो रिक्तिकाएं होती हैं उस रिक्तिकाएं के अंदर जो फूड भरा होता है, अर्थात जो फूड का स्टोरेज करने वाला जो उत्तक है वो मृदुत्तक होता है, यानी कि पेरेन्काइमा होता है। और उसके बाद कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं अपवाद स्वरूप मृदुत्तक की कि जो भोजन का संग्रह नहीं करती, लेकिन कुछ अन्य जो पदार्थ हैं जो मैंने आपको लिख के बताए थे कि जैसे टैनिन है, रेजिन है, क्रिस्टल हैं, ऑयल्स हैं, गम हैं, इस प्रकार के यदि किसी भी पदार्थ की मृदुत्तक कोशिका, पौधे की मृदुत्तक कोशिकाओं के अंदर ऐसा यदि इकट्ठा हो जाए तो उस कोशिकाओं को हमने एडियोब्लास्ट कहा था। तो एडियोब्लास्ट कोशिकाएं किसका रूपांतरण है, या हम कह सकते हैं कि वास्तव में एडियोब्लास्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? मृदुत्तक कोशिकाएं होती है जिनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ का संग्रह हो जाता है। उसके बाद जो वास्तव में मृदुत्तक की कोशिकाएं हमने बात की कि गोलाकार कोशिकाएं होती हैं और इसमें रिक्तिका होती है जिसके अंदर फूड भरा होता है। लेकिन मृदुत्तक कोशिकाएं या मृदुत्तक के रूपांतरण पढ़े हमने कि मृदुत्तक कोशिकाएं भी रूपांतरित हो जाती हैं, यानी कि रूप परिवर्तन कर लेती हैं। यदि मृदुत्तक कोशिकाएं ऐसी नुकीली सिरों वाली, केंद्रक युक्त और ऐसी हो जाएं जैसे पादपों की जड़ों में पाई जाती है, तो इस प्रकार की मृदुत्तक को हम प्रोसेनकाइमा या दृढ़ मृदुत्तक कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमने ये पढ़ा कि मृदुत्तक की कोशिकाएं यदि इस प्रकार गोलाकार होकर के वायु कोश युक्त इस प्रकार के यदि उत्तकों का निर्माण करें मृदुत्तक की कोशिकाएं, तो वो मृदुत्तक की कोशिकाएं इस प्रकार मृदुत्तक रूपांतरित होकर के एरेन्काइमा या वायु उत्तक बनाता है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो हैं उसकी पत्तियों के अंदर पाया जाता है।
तीसरा हमने ये रूपांतरण पढ़ा था सैटेलाइट पेरेन्काइमा यानी कि ताराकार मृदुतक, जिसकी कोशिकाएं ताराकार या स्टार शेप से इस प्रकार होकर के एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस प्रकार के उत्तक का निर्माण करेगी। तो ये भी एक पेरेन्काइमा का रूपांतरण है जिसको हम ताराकार मृदुतक कहते हैं। इसके अंदर भी एयर चेंबर पाए जाते हैं, लेकिन जो वायु उत्तक हैं उसकी बजाय इसके अंदर जो एयर चेंबर हैं वो कम विकसित होते हैं। इस जैसे वायु उत्तक हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, इसी प्रकार यदि हम ताराकार मृदुतक या इसकी सैटेलाइट पेरेन्काइमा की बात करें तो ये जो केला जो होता है, केला जो होता है बनाना, केले के जो प्रणाधार होते हैं, पत्तियों के आधार वाले भाग प्रणाधार, केले के प्रणाधारों के अंदर इस प्रकार के जो सैटेलाइट पेरेन्काइमा या ताराकार मृदुतक जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हमने चौथा पढ़ा रूपांतरण इसका जो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा के रूपांतरण के अंदर हमने चौथा पढ़ा था हरित मृदुतक, जिसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है क्लोरेन्काइमा यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरेन्काइमा को दो भागों में बांटा गया, एक तो पहले से टिश्यू यानी कि खम्भ उत्तक, दूसरा जो था इसमें स्पॉन्जी उत्तक था। स्पॉन्जी उत्तक, जो खम्भ उत्तक होता है उसकी कोशिकाएं जैसे नाम से स्पष्ट है खंभाकार कोशिकाएं होंगी और एक दूसरे में सटी हुई होंगी, पास पास होंगी, अर्थात इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। और क्लोरोप्लास्ट की मात्रा यानी कि इसके अंदर जो है हरित लवक की मात्रा ज़्यादा होती है और वाष्पोत्सर्जन की दर और वायु विनिमय जो है इसका जो है वो कम होता है, क्योंकि इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। इसके विपरीत यहाँ पर यदि हम पहले से टिश्यू के विपरीत स्पॉन्जी उत्तक की बात करें तो इसकी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, अंतरकोशिकीय स्थान इसके अंदर पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं जो होती हैं इस अंतरकोशिकीय स्थान के कारण स्पॉन्जी जो टिश्यू होता है, जो कि एक वास्तव में क्या है, स्पॉन्जी टिश्यू वास्तव में एक मृदुतक के रूपांतरण जो है हरित मृदुतक उसका ही रूपांतरण है। ये एक ढीला ढाला प्रकार का उत्तक होता है और ये इसमें अंतरकोशिकीय स्थान सुविकसित होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की दर और वायु विनिमय की दर जो है वो इसमें जो स्पॉन्जी उत्तक है उसमें बढ़ जाता है। शुरू से लेकर के आज तक के जो वीडियो आए हैं उसको थोड़ा मैंने रिपीट करने की भी कोशिश की है और आज मृदुतक को पढ़ाया है, आपके जरूर समझ में आया होगा और आप ये ऐसे लगातार वीडियो देखते रहिए, आपके समझ में ज़रूर आ जाएगा। नोट्स भी बनाते रहिए और साथ के अंदर आप वीडियो जो हैं उसको लाइक भी करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो जो है उससे आगे का जो हम परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं कोलेन्काइमा, तो कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आएगा। तो आपको ये पेरेन्काइमा जिस प्रकार समझ में आ गया है, आपको कोलेन्काइमा यानी कि स्थूलकोण उत्तक और स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दृढ़ उत्तक वो भी जल्दी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।